प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुल्क की मईशत से मुतालिक अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। आज आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स को गुज़श्ता जो 3 माह की कारकर्दगी है उसकी बुनियाद पर बेहतरीन इंडेक्स का खिताब दिया है, जबकि कल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 9 महीनों के बाद एक बार फिर से 40,000 की हद उबूर की और आज लेकिन इसमें थोड़ी बहुत कमी भी वाक़ई हुई। लेकिन तज्ज़ियाकार ये कहते हैं, उनकी राय ये है कि सरमायाकारी पर मुनाफे की शरह पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा है और यही वजह है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आलमी और मकामी सरमायाकारों के लिए एक अच्छी जगह बनी हुई है और आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट मजीद ऊपर जाने का भी इम्कान है। जबकि कल आलमी इदारे मूडीज़ की जानिब से जारी एक रिपोर्ट पे इस बात का एतराफ़ किया गया है कि सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान भारत से बेहतर है। पाकिस्तान एक बड़ी मईशत है, ज़र मुबादला के ज़खायर अब भी कम है जिन्हें बढ़ने में कुछ वक्त लगेगा। आलमी इदारे ने हुकूमती इक़दामात की तारीफ भी की है और ये भी कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने बैन अल-अक़वामी अदायगियों की सूरत हाल बेहतर की है। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि आलमी इदारे पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का जो है एतराफ़ कर रहे हैं, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि हम IMF के पास दोबारा नहीं जाएंगे। हुकूमत तो आलमी इदारों की रिपोर्ट्स को मजीद मईशत से ताबीर कर रही है, लेकिन शायद हुकूमत ये भूल रही है कि ऐसी रिपोर्ट्स तो गुज़श्ता दौरे हुकूमत में भी, जब डार साहब वज़ीर ख़जाना थे तभी ऐसी बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आती थी जिसमें पाकिस्तानी मईशत के हवाले से बहुत मुस्बत खबरें थी, लेकिन फिर वो सब कुछ हम सब ने देखा रेत का एक पहाड़ साबित हुआ। सवाल यह है कि आलमी इदारों की रिपोर्ट्स मुल्क की माशी इस्तेहकाम के हवाले से इतनी हौसला अफजा है कि वाकई हमें फिर से IMF जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर इस वक्त यूरोप के अहम दौरे पर हैं, जहां वो आलमी रहनुमाओं समेत यूरोपीय मेंबरान पार्लियामेंट से यहाँ मुलाकातें भी उनकी हो रही हैं। गवर्नर पंजाब ये मुलाकातें यूरोप की जानिब से पाकिस्तान को GSP प्लस स्टेटस को मजीद 3 साल की तौसीह दिलवाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त यूरोप में भारतीय लॉबी जो है वो पाकिस्तान का ये जो GSP प्लस स्टेटस है इसको मनसूख करवाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर भारतीय प्रोपेगेंडे को रोकने के लिए ज़ाहिर है वो लॉबिंग भी कर रहे हैं, अहम रहनुमाओं से मुलाकातें भी उनकी हो रही हैं। 2013 में भी गवर्नर पंजाब पाकिस्तान को GSP स्टेटस दिलवाने में हम सबको याद है कि उन्होंने बड़ा उनका एक अहम कलीदी एक रोल था इस सारे प्रोसेस में। इस स्टेटस से गुज़श्ता 5 सालों में पाकिस्तान को $15 अरब का फ़ायदा भी हुआ है। गवर्नर पंजाब आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं और आलमी रहनुमा उन्हें अपनी हिमायत का यकीन भी दिला रहे हैं। इस वक्त गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब यूरोप से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। बहुत बहुत मेहरबानी, यूर वेलकम शादिया ऑलवेज। चौधरी साहब, जैसे कि मैंने अभी कहा कि इससे पहले भी 2014 में जब हमें GSP प्लस का स्टेटस मिला उस वक्त आपकी बड़ी एक कोशिशें थी, बड़ा एक पॉजिटिव कलीदी रोल था आपको। उस वक्त भी हमने देखा था कि ताजिर तबके ने बड़ा जो था वो एक पॉजिटिव इनका रिएक्शन था, खुशी का उन्होंने इजहार किया था, इससे टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ा फ़ायदा हुआ था। अब जब ये मुद्दत ख़त्म हो रही है फरवरी में 3 सालों के लिए और हमें इसकी तौसीह चाहिए, तो आप इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, क्या आपको लग रहा है दुनिया अब हमें किस नज़र से हमारे मौशी स्टेटस को देख रही है? एक तो शादिया ये बड़ी खुश आइंद बात है कि अब आलमी अदारे जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत के बारे में अच्छी रिपोर्ट्स दे रहे हैं। वर्ल्ड बैंक हो, आलमी अदारे हों, IMF हों, सब लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है मईशत की बेहतरी की तरफ जा रहा है और स्टॉक मार्केट में भी जो बेहतरी हुई है वो भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो माशी पॉलिसियाँ हैं उनकी ये बड़ी कामयाबी है अंडर दी लीडरशिप ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। तो आपको मालूम है कि 2013 में भी बड़ा टफ यहाँ पर इशू था। इंडिया जो था और बहुत से लोग जो थे हमारी बड़ी यहाँ पर खुलकर मुखालफत कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की कि उस वक़्त पाकिस्तान को GSP प्लस स्टेटस मिल गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को पिछले 5 सालों में $15 अरब जो है एक्सपोर्ट में फ़ायदा हुआ है। हमारी यूरो जोन में एक्सपोर्ट जो है वो 51% जो है वो पिछले 5 सालों में बढ़ी है। अब चूंकि रिन्यूअल जो है वो हो रही है और कमीशन अगले महीने जो है इस पे रिपोर्ट करने वाला है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं लिस्बन गया पुर्तगाल में और वहाँ पर जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं फॉर फॉरेन अफेयर
जिनका नाम है टेरेसा रिबेरोस, उससे मैंने मीटिंग की और उन्होंने पुर्तगाल के हवाले से पूरी हमायत का यकीन दिलाया। उसके बाद वहाँ के बहुत अहम एक रुकन हैं पार्लियामेंट के, वहाँ मेंबर हैं पेड्रो फिलिप, वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी फॉरेन अफेयर्स कमेटी के, तो उनसे भी बड़ी तफसीली बात हुई। उसके अलावा बिजनेस जो कम्युनिटी है उनसे भी बात हुई, यूनिवर्सिटीज़ के लोगों से भी बात हुई और उन्होंने यकीन दिलाया है कि पुर्तगाल के जो MEP हैं या हुकूमत है वो GSP के मामले में पाकिस्तान की मुआवनत करेगी। लेकिन चूंकि आपको मालूम है कि यहाँ 700 के करीब मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट हैं और इनका कमेटी के, ये ट्रेड कमेटी के 33 मेंबर हैं, सबको लॉबी करना पड़ता है। और मैं ये बात शादिया आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर हैं, MEP हैं जिनसे मेरी अभी अभी मुलाकात हुई है, तो उसने कहा कि आपको ये जानना चाहिए कि आपका जो दुश्मन है वो प्रोफेशनल भी है, वो ऑर्गेनाइज भी बहुत ज़्यादा है और लॉबी भी बहुत शिद्दत से करता है, तो इसलिए आपको भी अपनी लॉबी जो है उसको तेज़ करना चाहिए। तो और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप कितने अल्लाह के फजल करम से, सबसे पहले तो शादिया मेरी मीटिंग हुई है यहाँ पर सुबह जो हमारे यूरोपियन पार्लियामेंट के वाइस प्रेसिडेंट हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई है, तो वो मुलाकात बड़ी कामयाब रही है। उसका नाम है फैबियो मसीमो कास्टाडो, तो उसने भी हमायत का यकीन दिलाया है। और उसके अलावा आप देख लें कि मैं 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से 1-on-1 मुलाकात कर चुका हूँ और उन तमाम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हैं उनको मैंने पाकिस्तान की मईशत के बारे में बताया, पाकिस्तान के जो 27 कन्वेंशंस हैं, ह्यूमन राइट्स के हवाले से हैं, ILO के हवाले से हैं, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन करने के हवाले से हैं, तो ये तमाम इश्यूज पे मैंने उनको यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान उन 27 कन्वेंशन को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश जो है कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी इशू पे रिजर्वेशंस हैं तो हम उन रिजर्वेशंस को अटेंड करने के लिए तैयार हैं। तो क्या ये डाउट्स हैं कि मुझे कुछ रिजर्वेशंस आप तक पहुंची कि ये रिजर्वेशंस है जिसको हमें दूर करना पड़ेगा? रिजर्वेशंस तो हमेशा होती हैं, अगर रिजर्वेशन ना भी हो, यू नो देयर आर Islamophobic people all over the world, there are anti-Pakistani people all over the world। वो तो हमारी हर बात जो है उसको नेगेटिव बना के पेश करते हैं। आप हैरान होंगे कि मैंने कहा कि देखें, उन्होंने कहा कि जी आसिया बीबी के केस में आप लोगों ने इतनी ताखीर क्यों की, हालांकि मैं समझता हूं कि ये हमारी हुकूमत ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया था, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। मैंने कहा ये चीज़ जो है ये तो हमारे ह्यूमन राइट्स के हवाले से हमारे हक में जानी चाहिए, हमारी बेहतरी के लिए जानी चाहिए। आप इसको नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक मिनॉरिटीज़ का तल्लक है तो उनको बड़ी तफसील से मैंने उनको बताया कि देखें जो मिनॉरिटीज़ को राइट हम पाकिस्तान में दे रहे हैं ये हमारे फाउंडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की विजन थी और ये इमरान खान की विजन है कि हमने मिनॉरिटीज जो चौधरी साहब शायद काश ये इंसानी हुकूक और ये पासदारियां इनको जो कश्मीर में भारत कर रहे हैं और जो यहाँ पर खुद मान रहे हैं कि लॉबिंग कर रहे हैं, ये ज्यादतियां काश उन्हें वहां पर भी नजर आ जाए चौधरी साहब। और मुझे उम्मीद है कि आपने जरूर इस पर कश्मीर पर बात अगर नहीं की तो आप जरूर करेंगे। मैंने हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास मैंने कहा कि जो लोग हमारे खिलाफ लॉबी कर रहे हैं उनसे आप ये तो पूछें कि वो कश्मीर में क्या कर रहे हैं। 4 महीने हो गए हैं, वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, जेनोसाइड हो रही है, टॉर्चर हो रहा है, मर्डर हो रहा है, हजारों लोग कैद में हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी से उनका राब्ता मुनक़ता है और यूनिलैटरली उन्होंने स्टेटस पाकिस्तान का। तो मैंने कश्मीर के हवाले से बात की है, 27 कन्वेंशन के हवाले से बात की है और जो दहशतगर्दी को डील करने में पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें हमारी आर्म फोर्सेस को क्रेडिट जाता है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को क्रेडिट जाता है, हमारी पुलिस को क्रेडिट जाता है, हमारी सिविल सोसाइटी को क्रेडिट जाता है, उस पर बात की है। और जो फाइट करते हुए टेररिज्म के खिलाफ हमने 50,000 लोगों की जो शहीद हुए हैं, जो हम 2.8 मिलियन रेफ्यूजीज हमारे पास हैं, तो ये सारी चीजें पाकिस्तान के हवाले से मैंने बताई हैं। और अल्लाह के फजल करम से जिन मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट से हमने मुलाकातें की हैं, जिनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे भी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को हमने आखिरी सवाल का जवाब दे दें चौधरी साहब। अब ये GSP प्लस का हमें स्टेटस मिलना है, पहले ये 2014 से अब 2019 तक का था, अब ये 3 साल के लिए एक्सटेंशन होगी।
जी, ये 3 साल की एक्सटेंशन है और जनवरी के तीसरे महीने जो है कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो यूरोपियन पार्लियामेंट को देगा। और अच्छा। उसके बाद ये जो है इशू, ये जो इंटा कमेटी जिसको कहते हैं, जो कि ट्रेड कमेटी है, जिसके 33 मेंबर हैं, उनके पास जाएगा। सही। तो हमारी कोशिश है कि जितने भी ट्रेड, लेकिन एक बात जरूर है कि ये हमें कंटिन्यूस अपनी जो है लॉबी जो है उसको रखना सही। पड़ेगा। चलिए, हम उम्मीद भी चांस करते हैं, नहीं ले दुआ भी सकते। करते हैं कि आप जिस मकसद के लिए और कर रहे हैं, अब ये कोशिश आपकी कामयाब हो और एक बार फिर से मजीद 3 सालों के लिए जीएसपी प्लस स्टेटस लेने में पाकिस्तान कामयाब हो जाए। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्की मईशत के हवाले से जो आलमी इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी मुस्बत खबरें आ रही हैं। क्या इसके असरात एक आम आदमी तक, निचले सतह तक भी पहुंचेंगे? इस पर मैं बात करूंगी। माहिर मौशियात मुजम्मिल अस्लम साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल अस्लम साहब आपका। मुजम्मिल साहब, इस पर कोई शक नहीं, बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं जी मईशत के हवाले से। कल से स्टॉक मार्केट में भी तेजी देखी जा रही है। तकरीबन कहा जा रहा है कि 2.5 से 3 साल के बाद मार्केट में जो है ना वो इतनी तेजी देखने में आई, और अगस्त के महीने के बाद से इंडेक्स में मुसलसल 11,453 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। और फिर इसको हौसला और ज्यादा तब मिलता है जब आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज भी पाकिस्तानी मईशत के हवाले से उनका जो अपना आउटलुक है, लुक है, उसको मनफी से उन्होंने मुस्तहकम करार दिया। ये बताइएगा कि इन सारी खबरों के बाद जो नंबर्स हमें बताए जा रहे हैं और जो मुस्बत इंडिकेशंस दी जा रही हैं, एक फॉरेन इन्वेस्टर, एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है, उसके लिए कितनी बड़ी अट्रैक्शन है ये? देखें, बात यह है कि आपने प्रोग्राम के इंट्रो में बोला था कि स्टॉक मार्केट इतनी बढ़ गई, और अभी भी बताया आपने। तो स्टॉक मार्केट एक तरीके से अल्ट्रासाउंड मशीन है जो वक्त से पहले जो है अल्ट्रासाउंड करके बता देती है कि ये बीमारी आने वाली है। अच्छा। और वक्त से पहले ही जो है वो तशखीस कर लेती है कि ये बीमारी अब सही होना शुरू होगी जब डॉक्टर इलाज करते हैं। तो वो जो है जब 2017 में हमारी मईशत जो है ऊपर जा रही थी, और आपने जैसे कहा उस वक्त भी आलमी जरीदे और रेटिंग एजेंसीज पाकिस्तान की तारीफ कर रही थी, और एकदम फिर धड़म तख्ता हो गया था पाकिस्तान की इकोनॉमी का। तो जब उस वक्त 2017 में आलमी रेटिंग एजेंसीज वगैरह बात कर रही थी तो स्टॉक मार्केट पहले नीचे आना शुरू हो गई थी। हालांकि रेटिंग एजेंसीज बहुत अच्छा लिखना शुरू हो गई थी, अच्छा लिख रही थी। तो लोग हैरान होते थे कि ये क्या, कि वो तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं PMLN की, गवर्नमेंट की, अचीवमेंट्स की और मईशत की, लेकिन स्टॉक मार्केट नीचे आ रही है। इसी तरीके से आज लोग जो है वो देख रहे हैं कि जैसे आपने सवाल किया कि एक आम आदमी की जिंदगी बेहतर हुई है कि नहीं हुई, उसकी मतलब ये जो हम इतनी अच्छी खबरें सुन रहे हैं उससे आम आदमी को क्या फर्क पड़ा। तो अगर हम आम आदमी से बात करते हैं और देखते हैं, उससे पूछते हैं, तो वो कहते हैं मैं कल से ज्यादा आज ज्यादा परेशान हूं। लेकिन स्टॉक मार्केट फिर उसी तरीके से एक स्कैनिंग मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, जो आज जो है वो 1.5 साल बाद की या साल की बाद की जो हालात होने वाले हैं उसको प्राइस इन कर रहा है। कि जैसे आपने पंजाब में अक्सर, अगर आप पंजाब से हैं तो सुना होगा कि जहां से गवर्नमेंट की सड़क गुजरनी होती है, जब वो कैमरे लगा के वो सड़क की नपाई कर रहे होते हैं, तो राइट और लेफ्ट की जो सड़क प्लॉट होते हैं उसकी कीमतें बढ़ जाती है। हालांकि अभी सड़क बनी नहीं होती। ये करतारपुर बनने से पहले करतारपुर के इर्द गिर्द की कीमतें बढ़ गई। तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट भी होती है, और जो फिर एक एक करके आलमी जो ग्राउंड पे नहीं होती, जैसे अभी मूडीज है। वो मैं ये करना चाहती हूँ कि आज गवर्नर स्टेट बैंक ने भी कहा कि मौशी इस्लाहात से, जो आपने मौशी इस्लाहात की हैं, उससे कम आमदनी वाला जो मतवसत तबका है ना, ये सबसे ज्यादा बोझ इसी पर पड़ा है, सबसे ज्यादा मुतासिर यही हुआ है। और बेहतरी के सम्राट उन्होंने भी कहा कि नीचे तक जाने चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, एक आम आदमी की जिंदगी पर मुस्बत असर पड़े, इसके क्या इंडिकेटर्स क्या होते हैं? क्या उसके खर्चे, जो भी उसके खर्चे हैं, खर्चे कम हो जाएं, उसको फवायद ज्यादा मिलना शुरू हो जाएं, ये निशानी होती है? या उसकी तनख्वाह में बड़ा अच्छा गुजारा भी हो जाए और उसके पैसे भी बच जाए, उसकी बचत भी होना शुरू हो जाए? एक आम अल्फाजों में ये समझा दे कि इंडिकेशन क्या है कि आम आदमी की जिंदगी बदल रही है। देखिए, पाकिस्तान में कभी भी जो है ना बड़ी हुई कीमत को कम करना नामुमकिन है। और हमने देखा हमारे बड़े बूढ़े अभी भी बोलते हैं कि 1970 में गोश्त 8 आने किलो था और ये इतनी की इतनी चीज़ थी।
हमेशा पाकिस्तान में जब भी खुशहाली आई है तो वो आमदनी या तनख्वाहों की शक्ल में आई है। आपने देखा है हर साल बजट में हुकूमत ऐलान कर देती है 10% सरकारी तनख्वाहें बढ़ जाएंगी, 15% तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, इतने फीसद हम पेंशन बढ़ा रहे हैं। तो देखें, महंगाई तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी कम होगी। ये जो आम आदमी की जिंदगी की अंदर बेहतरी जो है, एक तो उसको रोजगार मिले और उसकी जो है तनख्वाहें बढ़ के मिले। और वो कब होता है, जब मुल्क में जो है मईशत का पहिया तेजी से चल रहा हो और कामकाज हो और जो है एम्प्लॉयर जो है मतलब नौकरियां दे रहे हो और उनको लोगों की जरूरत हो, तो वो खुद ब खुद फिर तनख्वाहें बढ़ जाती हैं और सारी चीजें सही हो जाती हैं। तो हमें जो है देखना ये चाहिए कि अब आने वाले सालों में या महीनों में किस तरीके से जो है मईशत का पहिया चलता है और नौकरियां कितनी जनरेट हो रही हैं। और अगर नौकरियां जनरेट होती हैं तो अभी आपकी इंडस्ट्री की मिसाल ले लें कि आपकी इंडस्ट्री की ग्रोथ रुक गई तो नौकरियां भी कम हुई और जो लोग हैं उनकी तनख्वाहें भी कट गई। ठीक है ना। और जब ये बूम में थी तो प्रिंट से जब आपकी इंडस्ट्री में लोग आ रहे थे तो कई गुना मल्टीपल पे आ रहे थे। अगर कोई लाख ले रहा था तो 2-2 लाख में आया, जो 2 लाख ले रहा था वो 6 लाख में आया, क्योंकि उस वक्त वो ग्रो कर रहे थे। तो इसी तरीके से जब मईशत ग्रो करती है तो खुद ब खुद फिर तनख्वाहें बढ़ा के दी जाती है कि नहीं यार तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें पैसे ज्यादा देने के लिए तैयार हूं। अच्छा, तो इसका एक फैक्टर जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, इसके बारे में अच्छे नंबर जो हमें कल से बताए जा रहे हैं कि इंपोर्ट्स में 17% कमी और एक्सपोर्ट 96% इजाफे के साथ जो है ना $2 अरब से बढ़ गई है। ये एक तो कितना हौसला अफजा है, क्योंकि मायरीन हमेशा जब से ये नई पॉलिसीज बनना शुरू है, मायरीन हमेशा एक ही बात पर आप लोग जोर दे रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा। अब इसके साथ करंट अकाउंट खसारा भी कह रहे हैं कि पिछले महीने भी सरप्लस रहा, तो अगर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये फर्क आ रहा है तो इससे करंट अकाउंट हमारा जो खसारा है वो कम होगा, वो एक स्टेबल हो सकेगा। फिर देखें, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। एक आदमी है वो काफी जिसे कहते हैं कि अनहेल्दी है, मोटा है, और 2 तरीके हैं उसको फिट करने के। एक तरीका ये है कि उसका खाना पीना बंद करके उसको कमजोर करा दें, एक तरीका ये है कि उसकी डाइट को हेल्दी करके उसको वर्जिश वगैरह भी साथ साथ कराई जाए। तो जो दूसरा तरीका है वो बेहतर है ना। अभी हुआ क्या है कि हमने जो करंट अकाउंट खसारा अपना बेहतर करने की कोशिश की है, हमने डाइटिंग करा दी है, खाना पीना ही बंद कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से रोजगार में भी फर्क पड़ा और आवाम की जिसे कहते हैं ना बदहाली। जब वो एक आदमी खाता पीता उसकी डाइटिंग आप कराना शुरू कर दें, हालांकि उसका जिस्म तंदुरुस्त हो रहा है, हाँ। लेकिन उसको बड़ा गुस्सा चढ़ता है, वो कहता है यार मैं अच्छा भला, ठीक है ना। तो अभी हमारी मईशत ये है, हालांकि होना ये चाहिए था कि डाइटिंग अच्छी कर देते, मतलब उसकी खुराक को अच्छा कर देते और उसको वर्जिश कराते और ये सहूलत है। तो जब वो चीज़ होगी, सेकंड पार्ट होगा, तो आवाम खुशहाल होगी। अभी जो है आवाम का पेट काट के या पेट पे पत्थर बांध के जो है अपने आप को सीधा किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि हमारी मुल्क की, मेरा बिलीव है कि जब तक ज़राअत अच्छी नहीं होगी हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अभी जो एक्सपोर्ट्स के दावे हो रहे थे, हाँ, एक्सपोर्ट्स के जो दावे हो रहे थे, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि बिजनेस रिकॉर्डर की संडे की हेडलाइन थी कि पाकिस्तान की 7 मिलियन बेल से कॉटन इस साल कम होगी टारगेट से। तो इसका मतलब यही हुआ कि जब हमारी पैदावार कम होगी तो हमारे किसान भाइयों ने नहीं कमाया, दूसरा फिर हमारी बरामदात नहीं बढ़ेंगी, और तीसरा फिर हमें इंपोर्ट करनी पड़ जाएंगी। तो हमें जो है ना बुनियादी तौर पे हुआ कि हमें एग्रीकल्चर की तरफ भी, बिल्कुल एग्रीकल्चर की तरफ भी है जो हमें फोकस करना होगा, पॉलिसीज ऐसी बनानी पड़ेंगी कि हमारा जो किसान भाई है वो भी खुश हो, वो भी फायदे में रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन गैर फ़ाल होने से बच पाएगा या नहीं, मुमकिना तौर पर कल सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। आज पार्लिमानी कमेटी का होने वाला इजलास बेनतीजा रहा और कहा यह जा रहा है कि कल होने वाला जो इजलास है इसमें नामों पर शायद इत्तफाक हो जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह ने आज ये कहा कि सियासत जो है ये कुछ लो और कुछ दो का नाम होता है, लिहाजा कुछ लो और कुछ दो पर काम हो रहा है, यानी कि गिव एंड टेक होना चाहिए सियासत में, और यही होता है। अब हुकूमत क्या ले रही है और ऑपोजिशन को क्या दे रही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, कल पता चल जाएगा। लेकिन हमारे ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि अरकान इलेक्शन कमीशन के लिए एक रुकने बलोचिस्तान से हुकूमत का नामजद करदा, जबकि दूसरा रुकन सिंध से ऑपोजिशन की तजवीज़ करदा तैनात करने का फैसला किया गया है। इस मामले पर हमें ऑपोजिशन और हुकूमत के बयानी में खासा फ़र्क नज़र आ रहा है।
पार्लिमानी कमेटी की सरबराह शीरी मजारी ने इजलास के बाद कहा कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान अरकान इलेक्शन कमीशन के नामों पर इत्तफाक हो गया है, ऐलान कल कर दिया जाएगा। और फिर उसी कमेटी के इजलास में मौजूद नून लीग के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान ये कहते हैं कि कमेटी जायजा ले रही है, लेकिन अभी किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ है। हुकूमत और अपोजिशन के बयानात में तजादात के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी तक सूरत हाल कुछ वाज़ेह नहीं है और इलेक्शन कमीशन के गैर फ़ाल होने के बादल जो हैं वो अभी तक मंडला रहे हैं। जबकि ज़राए तो ये भी खबरें दे रहे हैं कि सिंध से इलेक्शन कमीशन रुकन के नाम पर अपोजिशन जमातों में इख्तलाफ पैदा हो गया है। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ही सिंध से अपना उम्मीदवार कामयाब करवाना चाहती हैं। अब देखना यह है कि कल पार्लिमानी कमेटी के होने वाले इजलास के बाद क्या फैसला सामने आता है, और अगर पार्लिमानी कमेटी के इजलास में भी कल अरकान के नामों पर इत्तफाक ना हो सका तो कहा जा रहा है कि मामला दोबारा अदालत में जाने का इम्कान मौजूद है। अरकान की तैनाती एक तरफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर हुकूमत अभी तक जो है वो कंफ्यूजन का शिकार है। अपोजिशन की जानिब से जो है ना वो नाम भिजवा दिए गए शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, लेकिन वज़ीर आज़म को उन नामों पर भी एतराज़ात हैं। लेकिन हुकूमत खुद तो अभी तक कोई नाम सामने ला नहीं सकी है। इसकी क्या वजह है, क्यों इस पर हुकूमत ने कोई होमवर्क नहीं किया हुआ था? ये कोई नया मसला तो नहीं है। हुकूमत को पता था कि 6 दिसंबर को जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये रिटायर्ड हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों के साथ कोई कंसेंसस नहीं किया, कोई मुशावरत अभी तक नहीं किया। सवाल ये है कि हुकूमत इस इंतहाई अहम मामले पर इतनी सुस्ती का मुजाहरा क्यों कर रही है? हुकूमत अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए क्यों अभी तक कोई नाम सामने नहीं ला सकी है? जबकि नून लीग ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के ऊपर एक पटिशन भी अब तैयार कर ली है, जो कि कल सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। इस पर मैं बात करूंगी। मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज अवान साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज साहब आपका। अली साहब, 2 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन जो है अमलन तो जाहिर है गैर फ़ाल हो जाएगा, आज भी इत्तफाक नहीं हो सका। शीरी मजारी साहिबा कहती हैं कि हो गया है, हो जाएगा, सिर्फ मुशावरत चल रही है। नून लीग के अपोजिशन के लोग कह रहे हैं बिल्कुल गलत बातें हैं, कोई इत्तफाक नहीं हो सका है। ये क्यों आप लोग जो है ना वो तसल्लियां देने की कोशिश कर रहे हैं? मीडिया पर आकर खुलकर बताते क्यों नहीं कि इत्तफाक नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ? अच्छा जी, पहले देखें ये प्रोसेस पहले भी बहुत हुआ था, नाम आए थे और उस पर बात कंसेंसस तक नहीं पहुंच सकी। उसके बाद आइन साइलेंट था और उसके बाद एक फ़ैसला किया, सदर मुमलिकत ने 2 नाम फैसले किए, वो आगे अदालत में चला गया और उन्होंने दोबारा रेफ़र कर दिया स्पीकर, और फिर उसके बाद कमेटी फॉल हो गई। आज की जो आपने बयान सुनाया मुझे मुशाहिदुल्लाह साहब का, यही तो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का कि आप एक ऐसी पोजीशन पे बंदा लाने जा रहे हैं जिसने आइंदा पाकिस्तान के इलेक्शंस कराने हैं, और एक इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन जिसे इलेक्शन कमीशन कहते हैं, और हमेशा से पाकिस्तान के इलेक्शंस पे उंगलियां उठती आ रही हैं। उसके ऊपर जो बयान आ रहा है कुछ दो कुछ लो। अब मुझे ये बात बताएं, जब हम ये स्टेक रख के, अपना स्टेक रख के, ये मुफाद रख के फैसले की तरफ जाएंगे तो कंसेंसस नहीं होगा, बट फिर भी हुकूमत बड़ा काम करी। और मैं एक बात फिर इसके साथ कह देता हूँ, जो इस दफ़ा नाम आए हैं वो नाम काबिल कदर है। उसमें 1-2 हमारी राय ये थी, मैं अपनी ओपिनियन कह रहा हूँ, वो तमाम के तमाम नाम एक सूबे से हैं। अगर अच्छा होता बाकी सूबों में से भी नाम आ जाते तो ये जो कॉन्सेप्ट हमेशा बनाया जाता है, एक लॉजिक बनाई जाती है और एक परसेप्शन क्रिएट की जाती है, वो ना होती। क्या ये बात दुरुस्त है ना कि बलूचिस्तान के तरफ से जो नाम है वो आप लोगों का तजवीज़ करदा, उस पर इत्तफाक हो गया, मसला रह गया सिंध का, उसमें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपस में कोई बातचीत चल रही है, इख्तलाफात है, दोनों चाह रहे हैं कि हमारा जो तजवीज़ करदा नाम है उस पर इत्तफाक हो? क्या यही मसला है? ये जो आपने सवाल किया है, ये जो सवाल किया आपने, ये तो आपको नून लीग और उनसे पीपल्स पार्टी से पूछना चाहिए। कहानी आप लोगों को भी तो पता होनी चाहिए ना। आए बैठते हैं कंसेंसस के साथ, देखिए कल आपको सबको पता चल जाएगा और सारी स्टोरी भी पता चल जाएगी। अभी वो इन कैमरा इजलास हुआ है और इन कैमरा में आप शीरी मजारी साहिबा ने भी आपको बताया इंशाल्लाह ताला हम कंसेंसस की तरफ बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला कंसेंसस पर एक मेरी वो है इल्तमास, आप कह रहे हैं कोई गुजारिश है अपोजिशन से कि प्लीज़ एक चीज़, ये जो मुशाहिद हुसैन साहब ने जो बयान दिए हैं, मुशाहिदुल्लाह साहब ने सॉरी, कि कुछ लोग कुछ दो, फॉर गॉड से पाकिस्तान को आगे रखें। एक ऐसे इंस्टीट्यूशन पे आप बंदा लगाने जा रहे हैं, आप लोग भी जरा पहले उस इंस्टीट्यूशन लोग भी जरा मोहतात रहे। जब फिरदौस आशिक अवान साहब आके कहेंगी दाल में कुछ काला है,
लग रहा है कि पूरी दाल काली है। तो एक इतने अहम इदारे के जो चेयरमैन हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको आप इस तरीके से मतनाज़ बनाने की कोशिश करेंगे तो ये आप लोगों से तो इस तरह की तवक्को नहीं होनी चाहिए ना, जो आप लोग करें ये भी तो दुरुस्त नहीं है। मैं फिर इसी चीज़ पे आता हूँ कि हमें बैठना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला एज अ हुकूमत का बड़ा रोल होता है, बड़ा बन के हमने सोचना होता है। इंशाल्लाह कल आप देखेंगे कंसेंसस होगा और गैर फाल नहीं होगा इंशाल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कब आप उनके नामों पर आप लोगों के बीच में इत्तेफाक होगा? ऑपोजिशन ने तो बड़ी अच्छी बात है पहल कर दी, एक साल में आप लोग 2 नामों पर, तो 1 साल के बाद इत्तेफाक होने लगा है। अब पता नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर कब आप लोगों का इत्तेफाक होगा। अच्छा चलिए एक बात बताएं, आप देखें फिर ये देखें आप लोगों की तरफ से नाम क्यों नहीं सामने आए? अगर आपको याद होगा जब इलेक्शन कमिश्नर बताएं जी, कल सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। प्लीज कल तक वेट कर लें, कल तक इंशाल्लाह सारे नाम आपके सामने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के आप लोगों की तरफ से नाम आ रहे हैं सामने कल? अच्छा मैं ये पूछ रही हूँ, कल आएंगे नाम? कल नहीं देखें, फर्स्ट फेज ये है कि हमने 2 मेंबरान लगाने हैं, जो एक मेंबरान बलूचिस्तान से लगेंगे और एक मेंबर सिंध की तरफ से लगेंगे, और उसके बाद 2 मेंबर छोड़ देना, वो आपने कह दिया ना, और जो सब देशा है कि शायद उसके बाद गैर फाल हो जाएगा। हाँ। तो इंशाल्लाह ताला ये प्रोसेस है, कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, सुन वो भी चीज हल हो जाएगी। नहीं वेरी सुन, नहीं जिम्मेदारी का मुजाहरा आप लोगों को करना चाहिए, आप लोग हुकूमत में है, ऑपोजिशन ने पहल करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के 3 नाम भिजवाए। ये कोई अचानक तो मसला नहीं आया ना, आप लोगों को पता होना चाहिए था कि कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी होनी चाहिए। कमिश्नर ने रिटायर्ड हो जाने, आप लोगों की तरफ से तो नाम पहले आ जाने चाहिए थे। इंस्टीट्यूशंस आगे रखो, ये देख बहुत सारी चीजें बहुत सारी पहले आ जानी चाहिए थी, बहुत सारी चीजें नहीं आई पर अच्छे की तरफ बढ़ तो रही है ना। लेट्स गो थिंक पॉजिटिव और लेट्स इंशाल्लाह ताला कल आप देखेंगे कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। चलें ये बताएं कि इत्तेहादियों से बातचीत हो गई हुई है, उनसे मशावरत कर ली हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर? जवाब तो देना पड़ेगा, अब आपको 2 दिन रह गए उनके रिटायर्ड होने में, यही कहूंगा आप कल पर सारी बातें डाल रहे हैं। इत्तेहादी ऑन बोर्ड हैं, हमारे इत्तेहादी ऑन बोर्ड हैं और कल जब फैसला आएगा अब इत्तेहादियों से भी उस वक्त पूछ लीजिएगा, सब ऑन बोर्ड है जी। ऑपोजिशन ये भी कह रही है कि आप लोगों को, वजीर आजम को आर्मी चीफ की मुद्दत के हवाले से कोई बातचीत करनी है ऑपोजिशन से, तो अब वजीर आजम को खुद बात करनी पड़ेगी, वो खुद सामने आए, आके ऑपोजिशन से बात करें। तो ये हमारे वजीर आजम साहब का तो ये रवैया नहीं रहा ना, ही हमने कभी देखा कि ऑपोजिशन के साथ मिलकर बैठे हों। ये एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं, ये ऑपोजिशन कह रही है, फिर गलत बात है, फिर गलत बात है। ये तरीकाकार ही पहले शुरू ही ऑपोजिशन ने किया था। मैं अभी बता देता हूं कि पहले दिन प्राइम मिनिस्टर साहब असेंबली में आए थे, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से हाथ मिलाया था और पहले दिन ऑपोजिशन ने उनको तकरीर नहीं करने दी थी। और आप ऐसी आप अगर वो सुने तो आप टीवी पे चला नहीं, जैसे जिस तरह की उन्होंने उस दिन बातें की तो गालियां दी थी, आप वो टीवी पे नहीं चला सकते। खान साहब ने तो उस दिन उससे 1 दिन पहले की तकरीर देख लें, उन्होंने कहा था कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होगी, उन्होंने ये सारी चीजें कही थी। ये इस तरह नहीं होता, ये हमेशा अभी देखें जो अभी पीएसी का मेंबर लगे तनवीर साहब, हम तो सीओडी का हिस्सा नहीं है, पीपल्स पार्टी और नून लीग सीओडी का हिस्सा है। हमारे पास तो रवायात वो नहीं चलती जो इन्होंने आपस के लिए बनाई हुई है, पर फिर भी हमने शहबाज शरीफ साहब ने इस्तीफा दिया है, वो सदारत कंसेंसस के साथ, मेजॉरिटी के साथ हमने आपके बात करने का मतलब यह है कि आज़म ऑपोजिशन से बात नहीं करेंगे। हम चाहते हैं चीजें हालात अच्छे की तरफ हो, बट आपके दिमाग में ये हो कुछ ले कुछ लो कुछ दो वाली पॉलिसी, वो पाकिस्तान के लिए नहीं बेहतर। स्टेक अपना खत्म करें, पाकिस्तान के लिए आगे बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज अवान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। और आखिर जरदारी साहब ने भी नाजरीन तिब्बी बुनियादों पर रिलीफ हासिल करने का फैसला कर ही लिया। आसिफ अली जरदारी की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसमें जरदारी साहब की सेहत को लाहक मुख्तलिफ बीमारियों को बयान किया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि आसिफ अली जरदारी दिल के मरीज़ हैं, इनके 3 स्टंट डले हुए हैं, उनके सीने पर से होल्टर मॉनिटर भी लगा हुआ है ताकि जो डॉक्टर्स हैं उनकी धड़कन को मॉनिटर कर सकें। उनको ज़्याबितस का मर्ज़ भी है, उनका शुगर लेवल ऊपर नीचे ख़तरनाक हद तक फ्लक्चुएट होता रहता है, जिसकी निगरानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जबकि दरख्वास्त में ये भी लिखा गया है कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, उनके ऊपर बनाए गए केसेस जाली और मन गढ़ंत हैं, लिहाजा उनके इलाज के लिए तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मंजूर की जाए।
जरदारी साहब के साथ साथ फरयाल तालपुर की जानिब से भी उनकी जानिब से भी अपनी ज़मानत की दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वो एक खुसूसी बच्ची की वालिदा हैं और उनकी बच्ची की देखभाल के लिए ट्रायल मुकम्मल होने तक उन्हें ज़मानत दी जाए। जरदारी साहब की तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त ज़मानत पर अब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी, लेकिन क्या आसिफ अली जरदारी को भी नवाज शरीफ वाला रिलीफ मिल सकेगा? उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तिब्बी बुनियादों पर हम जानते हैं कि रिलीफ की ताज़ा कानूनी मिसाल नवाज शरीफ साहब की शक्ल में हम सबके सामने मौजूद है। क्या यही मिसाल जरदारी साहब के रिलीफ की बुनियाद बनेगी या फिर पीपल्स पार्टी हमें फिर से पुरानी शिकायत करती नजर आएगी कि नून लीग को ही हमेशा से अदालतों से रिलीफ मिला है, हमारे साथ तो रवैया हमेशा सख्त रहा है, हमेशा से पीपल्स पार्टी का ये गिला रहा है। जबकि बिलावल भुट्टो ने कल ये कहा था कि जरदारी साहब को स्टैंडर्ड का इलाज जो है वो मुहैया नहीं किया जा रहा। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि उन्हें डॉक्टर्स पर एतमाद नहीं है जो जरदारी साहब का इलाज कर रहे हैं। क्या बिलावल भुट्टो भी जरदारी साहब का इलाज बाहर से ही करवाना चाहते हैं? इस सब पर मैं बात करूंगी। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चांडियो साहब आपका। चांडियो साहब, बिलाखिर जरदारी साहब ने भी जो बिलावल साहब ने कल बताया कि आसफा बीबी के कहने पर फैसला किया है कि तिब्बी बुनियादों पर जमानत के लिए दरख्वास्त देंगे। जाहिर है पहले वो बिल्कुल भी नहीं मानते थे, उन्हें अब आप लोगों ने भी, पार्टी के लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका सिर्फ एक ही जवाब होता था कि वो तिब्बी बुनियादों पर जमानत नहीं लेंगे। अब समाअत इस पर कल होगी। आप नहीं समझते कि चांडियो साहब अब एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है? नवाज शरीफ साहब को भी तिब्बी बुनियादों पर जमानत मिली, इलाज के लिए बाहर चले गए, हालांकि वो कन्विक्टेड थे ना, उन्हें तो सजा हुई हुई थी। जरदारी साहब तो कन्विक्टेड नहीं है, कोई सजा नहीं हुई हुई है, अभी तो सिर्फ उन पर एक इल्ज़ाम है। तो आप लोग पुरुमीद हैं, इत्मीनान है कि आप लोगों का केस भी आसान है? जाहिर है वो बीमार भी हैं, उनकी सेहत भी तशवीशनाक हद तक ख़राब है, तो आप लोगों को इत्मीनान है कि एक प्रेसिडेंट सेट है, आप लोगों को भी अभी जमानत मिल जाएगी तिब्बी बुनियादों पर? आपकी मेहरबानी, आपने यहाँ इतना दूर राब्ता किया है और मेरा मौक़िफ़ भी सुनना चाह रही हैं। पहली बात तो ये, हम दरख्वास्त दाखिल जरदारी साहब नहीं कर रहे थे, तमाम लोगों ने, पार्टी ने, लेकिन बेटी तो बेटी होती है ना, बहन तो बहन होती है, बेटा तो बेटा होता है। सियासत में भी हो तो भी उनके रिश्ते और उनकी मोहब्बतें जो वो अनमोल होती है। वो फिर मोहब्बत किसी कानून, उसूल, ज़ाब्ते को नहीं देखती। हम सबकी ख्वाहिश थी, लेकिन बेटी वो मिलने गई, लेकिन जिस तौहीन आमेज़ रवैये से, तरीके से उनको मिलने नहीं दिया गया, और इतनी तक जब गवर्नमेंट के डॉक्टर, जेल के डॉक्टर सब कह रहे थे कि उनकी तशवीशनाक हालत है, तो बहन भी ऐसे ही सोचेगी, बेटी भी ऐसे ही सोचेगी, बेटा भी ऐसे सोचेगा। लेकिन बेटी तो फिर कमाल चीज होती है ना, उसकी मोहब्बत की तो कोई हद नहीं होती। तो मैंने कहा मेरा भी ख्याल है कि बहुत अच्छा किया, अल्लाह उनको जिंदगी दे। वो झुकना उनका है नहीं, अगर उनको बेल हो भी जाए तो इनके लिए कोई नहीं कहेगा कि ये झुके हैं, इनके लिए कोई नहीं कहेगा कि ये मुआहदा है, क्योंकि ये जिस अंदाज से अटल बने, पहाड़ बने खड़े हैं अपने रास्ते पर, उसूलों पे, तो इसको झुकना नहीं कहेंगे। तो दूसरी बात, कल बिलावल भुट्टो साहब ने कहा, चांडियो साहब, कि उन्हें डॉक्टर्स पर एतमाद नहीं है और उन्हें जरदारी, हमें हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक इलाज चाहिए। तो जरा ये बता दें स्टैंडर्ड का मेयार क्या है, और क्या सिर्फ इस्लामाबाद के डॉक्टर्स पर एतमाद नहीं है, पूरे मुल्क के डॉक्टर्स पर उन्होंने सवाल उठाया है? ऐसा बिल्कुल नहीं। हम अपने डॉक्टरों पर, जजों पर, अपने इदारों पर हमें कभी भी शक शुबा नहीं रहा। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि एक प्रिंसिपल तय हो गया, एक तरीकेकार, तो भी माफ करना, पीपल्स पार्टी की तारीख देख लो, पहले कितने मिसाल कायम थे, लेकिन हमारे मामले में किसी भी पहले मिसाल को नहीं लिया गया। पीपल्स पार्टी अदालतों पर बेएतमादी कभी नहीं करती, पीपल्स पार्टी अदालतों की तौहीन कभी नहीं करती, पीपल्स पार्टी अदालतों पर धावा नहीं बोलती, कोई पीपल्स पार्टी का ओहदेदार, रहनुमा अदालतों को बुरा भला नहीं कहता। अदालतों के सामने खड़े होकर अदालतों पर बुरे अल्फाज कहना, बुरे इशारे करना, ये पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं किया। भुट्टो साहब के केस में हम देख भी रहे थे, जो हमारे साथ ज्यादती हो रही थी, लेकिन हमने नहीं कहा कि उनका एतमाद हमारा अदालतों पे नहीं है। आपको याद नहीं है, एक हाई कोर्ट के जज ने बैठकर लाहौर, मौलवी मुश्ताक ने कहा कि आप जिस इलाके में रहते हो वह मेरा कोई दोस्त नहीं रहता। ये तौहीन नहीं थी? इतना कहने के बावजूद, इतना जिनके लिए अलग कचहरा बना गया भुट्टो के लिए, इतने कहने के बावजूद, जब ये तो प्रिंसिपल है, ये मिसाल है कि अगर हम कहें कि अदालत, जज पर हमें एतमाद नहीं,
तो जज तब्दील करने का कानून है और हक का इस्तेमाल करता है। बहरहाल डॉक्टर्स के हवाले से तो कल बिलावल भुट्टो ने बात की। बताइएगा कि इलाज के लिए बाहर जाना चाहते हैं जरदारी साहब? मैं एक बात पहले बता दूं आपको, आपने कहा एक प्रिंसिपल नहीं, हमारे पर वो प्रिंसिपल और जो रवायतें कहाँ है कि साजिश में फांसी दी जाए। अबेटमेंट में कोई साजिश पर कोई भुट्टो साहब ने हाथ से खून किया था, फिर क्यों फांसी दी गई? कोई हमारे मामले में ऐसा नहीं होता। और बेनजीर साहबा ने दुरुस्त कहा था, हमारे लिए और कानून है, औरों के लिए और का, ये कुछ दुरुस्त है। बिलावल साहब ने भी कहा, वो भी ठीक है, हमें जो शक शुबा है वो भी ठीक है। लेकिन इसके बावजूद हम पाकिस्तान की सियासत करते हैं, हमें पाकिस्तान के इदारों अदालतों पर एतमाद का इजहार करना होता है। हम अपने मफादात की खातिर सियासत नहीं करते, इलाकाई सियासत हम नहीं करते कि वक्त आने पर हम इलाकाई बन जाए, नहीं, हमें अपनी अदालतों पर एतमाद है। लेकिन जो हमारे साथ ज्यादती होती रही है। ठीक है, चांडी साहब जरा जरदारी साहब के इलाज पे बात कर लें। आप चाहते थे कि उन्हें जाती मौलिज तक रसाई दी जाए, जिस तरह नवाज शरीफ के जाती मौलिज तो बाहर तक चले गए, लेकिन जरदारी साहब को ये इजाजत नहीं मिल रही थी, तो नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि इसके लिए आपको अदालत से हुकूमत से रुजू करना पड़ेगा, उनको दरखास्त दें। बीबी, आपने जो, मैं ये बातें तब कर रहा हूँ जब आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज में जितनी बातें की है, मैंने कोशिश की है मुख्तसर उनका। अब आप आए कि क्या चाहते हैं बिलावल साहब, हमें क्यों हमें एतमाद में? बिलावल साहब ने कहा है, देखिए हमने कहा है हमें जाती डॉक्टर जो है उनकी सहूलत मुहैया की जाए। जेल के डॉक्टर ने, ये हमारा हक है। बिल्कुल, आखिर पाकिस्तान के सदर रह चुके हैं, पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी के रहनुमा है, एक सूबे में उनकी हुकूमत है, वो ना भी हो, आम शहरी भी हो, तो भी उनके जो उनका फितरी हक है, जो कानूनी हक है, वो तो देना चाहिए ना। क्यों नहीं जाती डॉक्टर को दे दिए जाते हैं? वो कह रहे हैं ना हुकूमत को दरखास्त दे, तो हुकूमत को दरखास्त देनी है लोगों ने। मुझे नहीं पता, अदालत के जरिए जो मामला होगा, मेरा अपना ख्याल है, अपना ख्याल है, क्योंकि मैं इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हूँ। जो अदालतों के जरिए हमें रिलीफ मिलेगा वो हमें कबूल है। पीपल्स पार्टी और आसिफ साहब अपने आराम के लिए हुकूमत से भीख नहीं मांगेंगे। अदालतों के जरिए जो चीज चल, अभी अदालत में गए हैं, अगर जरूरी हुआ और अदालत का कोई हुक्मनामा है तो वो जरूर उस पर अमल करेंगे। आखिर जिंदगी तो बड़ी कीमती अनमोल चीज है। हम सब चाहेंगे अल्लाह ताला आसिफ साहब को सलामत, बिल्कुल हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको उनकी बहन का मामला, उनकी बहन देखें बीबी, उनके बहन का मामला देखें, क्या ये मुल्क से फरार हो जाते बहन भाई? इस लेवल के लोग भाग जाते हैं? पीपल्स पार्टी तो नहीं भागती, बहरान में तो बेनजीर साहब आ जाती हैं, ये भी उनके पैरोकार और वारिस हैं। बेनजीर आसिफ साहब की हमशीरा कोई इस मुल्क से चली जाती? जिस अंदाज से आप उसको लेकर आए रात के लिए, ऐसा क्या था? और सारे मुल्क के कैदियों के साथ अपने इलाकों में केस चलाया जाता है, जिस सूबे जिस शहर का हो। इनको स्पेशली लेकर आप रावलपिंडी चले गए। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं आपको, ये दुरुस्त नहीं है खान साहब की सियासत, ये फिर इलाकाई की तरफ जा रहे हैं। आपने भुट्टो साहब को पिंडी में फांसी देकर उनको वहां केस चलाकर आपने वफाक के खिलाफ साजिश की थी। ठीक है, ये तो बेनजीर साहब आती कि सिंध के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडी अमेरिका से हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारा आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल, नाज़रीन, कराची मुख्तलिफ किस्म के गैंग्स के हवाले से अक्सर खबरों में रहता है, लेकिन अब की बार महकमा एक्साइज सिंध में लग्जरी गाड़ियां रजिस्टर्ड करवाने वाला एक बहुत बड़ा गैंग बेनकाब हुआ है। ज़राए से मिलने वाले इत्तलात के मुताबिक गाड़ियों की जाली रजिस्ट्रेशन में सिंध काबीना के सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख का करीबी रिश्तेदार भी मुलव्विस पाया गया है। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए महकमा एंटी करप्शन सिंध ने जाली कागजात पर रजिस्टर्ड लग्जरी गाड़ियों की रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह को भेज दी है। ज़राए का यह दावा है कि महकमा एक्साइज के 9 अफसरान समेत 17 अफराद पर 8 अलग अलग मुकदमात भी दर्ज करने की सिफारिश की गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की ऑक्शन की गई गाड़ियों के जाली कागजात पर नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की कुल तादाद 16 है, जबकि मजीद 25 मुबैना नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की फाइल्स भी एंटी करप्शन ने अब अपनी तहवील में ले ली हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट की दस्तावेजात के मुताबिक तमाम की तमाम नॉन कस्टम पेड गाड़ियां 2000
2016 से लेकर 2019 तक जाली कागजात पर रजिस्टर्ड की गई 41 लग्जरी गाड़ियों के तहवील में लिए गए फाइलों में से 16 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जाली होने की अब तस्दीक भी हो गई है। अब देखना यह है कि यह मामला भी क्या दीगर मामलात की तरह जो है वो आया गया हो जाएगा या सिंध हुकूमत इस पर हमें कुछ एक्शन भी लेती हुई नजर आएगी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।